हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के मॉडल एक्टिविटी टास्क के सीरीज के तहत हिस्ट्री के सब्जेक्ट को हल करेंगे। इससे पहले इसी चैनल पर हमने क्लास 10 के गणित, भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान इन 3 विषयों के प्रश्नों को हल किया है। उसी सीरीज में आज यह इतिहास का एक्टिविटी टास्क हम लोग हल करेंगे। इसके तहत जो भी प्रश्न तुम लोगों को दिए गए हैं उन प्रश्नों को देख लो। यहाँ हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मिलाएं। दूसरा है सही गलत लिखो, यानी जो 3 कथन है इन 3 कथन में जो सही है उसमें T और जो गलत है उसमें F लिखना है। प्रश्न संख्या 3 में 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें 2 या 3 वाक्यों में देने हैं। और प्रश्न संख्या 4 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न दिया गया है और उसका उत्तर हमें 7 से 8 वाक्यों में देना है। एक बात तुम्हें अवश्य कह दूं, यदि यह वीडियो देखने के बाद तुम्हें अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ तुम अगर अपनी कोई बात कहना चाहते हो या कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जो भी कमेंट्स आए उनका युक्ति संगत जो उत्तर होता है वह दें, तो वीडियो को कमेंट करना जरूर मत भूलना। चलते हैं प्रश्न 1 के हल की तरफ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, प्रश्न संख्या 1 में हमें स्तंभ ए और स्तंभ बी यानी कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है, जिसमें पहला पॉइंट है सबअल्टर्न स्टडीज। सबअल्टर्न स्टडीज संबंधित है रंजीत गुहा से। दूसरा है लक्ष्मी भंडार। लक्ष्मी भंडार मिलेगा सरला देवी चौधरानी के साथ। और तीसरा अकादमिक संघ। इस अकादमिक संघ जो मिलना है वो है डिरोजियो के साथ। तो ये थे प्रश्न 1 के उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में हमें कहा गया है सही या गलत लिखो, यानी जो कथन सही है उसमें T और जो गलत है उसमें हमें F लिखना है। 2 का A, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय शबद प्रभाकर के संपादक थे। यह कथन गलत है। प्रश्न संख्या 2, रामकृष्ण परमहंस देव ने सर्वधर्म समभाव के विचार का प्रसार किया। सही है। तीसरा पॉइंट है सुई मुंडा कोल विद्रोह के नेता थे। यह कथन भी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है इंटरनेट के उपयोग के 2 लाभ लिखिए। यहाँ एक बात ध्यान देना, हमें इंटरनेट के उपयोग के जो 2 लाभ लिखने हैं वह हिस्ट्री से संबंधित जो लाभ है उसको लिखना है, ना कि कुछ और हम लिख सकते हैं। तो इंटरनेट के उपयोग से जो लाभ हैं वो तुम यहाँ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आज के वर्तमान युग में इंटरनेट ने अपने आप को ज्ञान विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के क्षेत्र में स्थापित किया है। पहले हमें किसी भी विषय वस्तु को जानने और पहचानने के लिए किताबों का सहारा लेना पड़ता था, परंतु इंटरनेट के प्रयोग ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ऐतिहासिक सूचनाओं को संगठित करने में इंटरनेट के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आज इंटरनेट के द्वारा पलक झपकते ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय की सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आए इंटरनेट की क्रांति के द्वारा हमें इतिहास के क्षेत्र में हो रहे नित्य नए शोध कार्यों का पता चलता है। दूसरा पॉइंट है किताबों का संग्रह करना लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से कष्टदायक है और सबके लिए संभव भी नहीं है। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन इंटरनेट के व्यवहार ने इसे सुविधाजनक बना दिया है। इसके माध्यम से विश्व के किसी भी स्थान, घटना, व्यक्ति विशेष, भू प्रकृति, जलवायु एवं वहाँ के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का पता मिनटों में कर सकते हैं। इंटरनेट ने लोगों के मध्य संचार व्यवस्था को काफी दुरुस्त किया है। यह थे प्रश्न 3 ए के उत्तर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बी की तरफ। 3 बी में प्रश्न दिया गया है डेविड हेयर को क्यों याद किया जाता है। इसका उत्तर तुम्हारे स्क्रीन पर। डेविड हेयर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उसने कलकत्ता में कई महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जैसे हिंदू स्कूल, हेयर कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज,
जिसे प्रारंभ में हिंदू कॉलेज भी कहा गया, आदि। हेयर का मानना था कि इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता अंग्रेजी शिक्षा है। डेविड हेयर के प्रयास से ही 6 मई 1817 ईस्वी को स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इस सोसाइटी ने अंग्रेजी और बंगला साहित्य में पुस्तकों के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेयर ने 1 सितंबर 1818 ईस्वी को कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना की। बंगाल के विभिन्न भागों में उसने कई स्कूलों की स्थापना की, जिसमें अंग्रेजी और बंगला माध्यम में पढ़ाई होती थी। वह छात्रों को अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता था। मुझे आशा है तुम्हें यह प्रश्न का जो उत्तर है वह अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जरूर एक लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और इस वीडियो से संबंधित कुछ बात कहना चाह रहे हो या तुम्हें कोई जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न सी, बारासात विद्रोह क्या है? इसका उत्तर तुम्हारी स्क्रीन पर है। बंगाल में बहावी आंदोलन का नेतृत्व तीतू मीर ने किया। तीतू मीर ने इस आंदोलन को किसानों के हितों की रक्षा से जोड़ दिया। किसानों पर अत्याचार करने वाले जमींदारों, महाजनों एवं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उसने अपने समर्थकों को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया। पहले उसने गोबरडांगा के राजा को पराजित किया। उसके बाद उसने अपने समर्थकों को रहने और उनके हथियार को रखने के लिए बारासात के नारकेल बेरिया नामक स्थान पर बांस का किला बनवाया। तीतू मीर ने जमींदारों, नील व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की तथा बारासात के जमींदार कृष्ण राय पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनते ही कलकत्ता से अंग्रेजों की सेना बारासात पहुंची और वहां बांस के किले को घेर लिया। यह बांस का किला कौन सा था? तो गोबरडांगा के राजा को पराजित करने के बाद तीतू मीर ने अपने समर्थकों के रहने और उनके हथियारों को रखने के लिए जिस जगह पर बांस का किला बनाया था, यानी बारासात का जो नारकेल बेरिया है, को घेर लिया। एक तरफ तीरों की वर्षा तो दूसरी तरफ गोली की वर्षा होने लगी। अंत में अंग्रेज सैनिकों ने बांस के किले में आग लगा दिया, जिसमें तीतू मीर और उसके बहुत से समर्थक मारे गए। 1931 में बारासात के इसी विद्रोह को बारासात विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये थे प्रश्न 3 के जो 3 प्रश्न थे, उन सभी का उत्तर हमने कर लिया। चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्न के 7 या 8 वाक्यों में उत्तर दें। प्राच्य और पश्चिमी शिक्षा के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसकी संक्षेप में हमें चर्चा करनी है। उसका उत्तर तुम्हारी स्क्रीन पर है। प्राच्य तथा पश्चात्य शिक्षा संबंधी विवाद। 1813 ईस्वी में भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए चार्टर एक्ट द्वारा घोषित 1 लाख रुपए को अगले 20 वर्षों तक खर्च न किया जा सका। वास्तव में सरकारी शिक्षा संस्थानों का प्रभार तथा शिक्षा अनुदान का उपयोग करने के लिए 1833 ईस्वी में 10 सदस्यों वाले लोक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया गया, जिसमें जो 10 सदस्य थे वे 2 भागों में बट गए। पहला जो भाग था वह प्राच्य भाषा के समर्थक थे, जो सरकारी अनुदान को भारतीय भाषा और साहित्य के विकास पर खर्च करना चाहते थे। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के जो पुराने साहित्य थे उनके पुनरुत्थान को अधिक महत्व दिया, जबकि जो दूसरा दल था वह पाश्चात्यवादी दल था, यानी वे इस धन को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारत में पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के विकास पर खर्च करना चाहता था। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग भी सामने आया, जिसका नेतृत्व राजा राममोहन रॉय कर रहे थे। विवाद बढ़ने पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले, जिसने अंग्रेजी भाषा समर्थक दल का पक्ष लिया, के प्रस्ताव को ग्रहण किया और घोषित किया कि भविष्य में सरकारी अनुदान केवल अंग्रेजी भाषा द्वारा यूरोपीय विज्ञान और साहित्य के प्रसार के लिए ही दिया जाएगा। यह था प्रश्न 4 का उत्तर। इस प्रकार हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री के मॉडल एक्टिविटी टास्क में जो चारों प्रश्न दिए गए थे उसे हमने हल कर लिया है। यदि तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल पर अगर तुम पहली बार आए हो या अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।
मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।